अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर बिन नातिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का जो सबसे बड़ा एतराफ़ कह लीजिए, इंकशाफ कह लीजिए, ऐलान कह लीजिए, वो तो यही है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो खबरें हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है या पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और हम जो हैं वो एक दिवालिया मुल्क के शहरी हैं इस वक्त। ये इतना बड़ा ऐलान है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमें बताया जाता रहा इसी हुकूमत की तरफ से, खासतौर पे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, इसाक डार साहब की तरफ से, कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो गलत बयानी से काम लेते हैं। और यहाँ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब ये हुकूमत आई थी तो ये इस बात को लेकर आई थी कि अगर इमरान खान इस हुकूमत में रहते तो वो मुल्क दिवालिया हो जाता। और अगर ख्वाजा आसिफ साहब आज ये बात ये कर रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो गया है, तो इसकी हकीकत क्या है? इनको हम ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट समझें या हमें कोई कहेगा कि ये स्लिप ऑफ टंग था या कोई कहेगा कि उनकी जाती राय थी। हमारे साथ इस डॉक्टर अशफाक हसन साहब मौजूद हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, प्रिंसिपल हैं नास्ट। थैंक यू सर। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं ख्वाजा आसिफ साहब जो आज कह रहे थे एक छोटा सा क्लिप जरा सुन लेते हैं, फिर सर इस पे आपके कॉमेंट चाहूंगी। हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है, वो हो चुका हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ वजीर खजाना साहब हमें तसल्लियां देते थे, तशफ़ियां देते थे और जो डिफॉल्ट होने की बातें करते थे उनको खरी खरी सुनाते थे। क्या कहते थे ये भी सुन लीजिएगा। कोई डिफॉल्ट का चांस नहीं है। एक कैंपेन के तौर पे ये पेश किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, कुछ डिफॉल्ट हो चुका है, कि अपने मुल्क को बदनाम करते हैं और बदनाम करने की जो सरे फहरिस्त है वो इमरान खान न्याजी साहब खुद हैं। अल्लाह न करे ये कभी पाकिस्तान लगभग डिफॉल्ट नहीं करेगा। ये डिफॉल्ट का जो एक गर्दान पड़ी जा रही है ना पिछले 4-5 महीने से, खुदा के लिए इसको बंद करें। यू आर कॉजिंग हार्म टू पाकिस्तान इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो कौन से डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं? हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। दे आर मैनेजिंग। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, जो वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका। हाउ यू सी दिस कमेंट सर? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कि पार्टी के अंदर की एक राइवलरी है जो सामने निकल कर आ रही है। बड़ा कंट्रास्ट किस्म का व्यू है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि डिफेंस मिनिस्टर टॉकिंग ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, ये भी बड़ा स्ट्रेंज सा लगता है। ये उनका पोर्टफोलियो नहीं है। आई एम श्योर कि उनको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी इन सब चीज़ों की, क्योंकि ये बातें तो वज़ारत ख़ज़ाना के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। तो या तो उन्होंने पार्टी के अंदर जो राइवलरी है वो लगता है कि सामने खुलकर आ गई है, और यानी कि पार्टी विद इन द पार्टी। अदरवाइज ख्वाजा आसिफ साहब का ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल इन कॉन्फ्लिक्ट है जो इसाक डार साहब कह रहे थे। तो बेहतर होगा कि इसाक डार साहब खुद जो है इस चीज़ का जवाब दें कि क्या वाकई हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं या करीब है उसके, जैसा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बिल्कुल क्लियर कहा कि हम कर चुके हैं। तो बेहतर आदमी तो वही होंगे डॉक्टर इसाक डार साहब जो इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। हम बाहर से बैठकर तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त वाकई चैलेंज बहुत ज़्यादा गहरे हम चैलेंज से गुजर रहे हैं। देखिए, जब आपके कंटेनर खड़े हुए हों, आपके एलसीज ऑनर ना हो रहे हों, तो देखने में तो यही लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। डिफ़ॉल्ट उस वक्त होता है जब एक मुल्क जैसे श्रीलंका ने 12 अप्रैल 2022 को ऐलान किया कि अब हमारे पास डॉलर नहीं है, हम अब अपने कर्जों की अदायगी नहीं कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट कर देना। अभी तक पाकिस्तान ने वो 12 अप्रैल वाला श्रीलंका टाइप का कोई अनाउंसमेंट तो नहीं किया कि अब हमारे पास डॉलर ख़त्म हो गए और हम अब कोई डेट की पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ये उन्होंने नहीं कहा है। अब तक हम डेट की पेमेंट वक्त पे करते हुए आए हैं, और जैसा कि इसाक डार साहब कह रहे हैं कि जी जो भी ड्यू होगा हम उसके पेमेंट करेंगे, वो तो हमें थोड़ा सा उनको मार्जिन देना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने ये ऐलान नहीं किया है कि जो डेट की पेमेंट है हम उसको नहीं करेंगे। अभी आप देखें कि रिसेंटली यूएई के कुछ कमर्शियल बैंक थे जिनका हमने $1 बिलियन से ज्यादा लोन था
जो हमने वक्त पे उनको पेमेंट कर दिया, बल्कि 2-4 दिन पहले ही हमने पेमेंट कर दिया। हालांकि कोशिश ये करनी चाहिए थी कि यूएई के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते थे कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, इस लोन को 1-2 साल के लिए, 3 साल के लिए पीछे की तरफ ले जाए। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, और जिस वक्त हमने पेमेंट किया था उस वक्त हमारे पास रिजर्व को $5 बिलियन के करीब था, और एकदम वो 4 से भी नीचे चला गया था। तो हमने तो इतने बुरे हालत में भी वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब माजरत मैं आपकी बात काट रही हूँ। एक बड़ी हाइप क्रिएट होती है ना कि हमने हवा तो बनाया हुआ है, डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट होने के करीब है। इमरान खान भी कह रहे होते हैं, पीटीआई भी कह रही होती है, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने डिफाइन तो कर दिया कि डिफॉल्ट कब होता है, यानी हमारे पास अदायगियों के लिए डॉलर्स का खात्मा हो चुका होता है, या हुकूमत बता देती है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं, हम अदायगियां नहीं, लेकिन इसका इम्पैक्ट अवाम पर और उसके रोजमर्रा जो जिंदगी है उस पर किस तरह से पड़ता है, एक आम आदमी पर? क्या डिफॉल्ट करने के बाद की बात कर रहे हैं या अभी की बात कर रहे हैं? जी सर, पोस्ट डिफॉल्ट। जी सर, पोस्ट डिफॉल्ट तो बहुत ही भयानक मंजर होगा। देखें, आदमी डिफॉल्ट कब करता है? जब वो हुकूमत वक्त ये अनाउंस करे कि हमारे जेब में अब डॉलर नहीं है, इसलिए हम जो भी कर्जा जिसका भी है हम उसको अदा नहीं कर सकते हैं। तो आपने ये ऐलान कर दिया कि आपकी जेब में अब पैसे नहीं है। तो अब आप बताएं कि जो मुल्क इंपोर्ट डिपेंडेंट हो, हमें एनर्जी की इंपोर्ट करनी है, हमें ऑयल इंपोर्ट करना है, गैस इंपोर्ट करना है, खुर्दनी तेल इंपोर्ट करना है, गंदम इंपोर्ट करना है, और रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज के इंपोर्ट करने हैं, वो कहाँ से करेंगे आप जब हमारे जेब में पैसे नहीं हो? तो आप सोचिए कि जब जेब में पैसे खत्म हो गए, कोई चीज अगर मुल्क में उसी वक्त आएगी जिसके हम कैश में पेमेंट करेंगे, तो कैश तो है ही नहीं जेब में, तो चीजों की शॉर्टेज होगी, लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, महंगाई और उरूज पे पहुंच जाएगी। आज तो 30% के करीब इन्फ्लेशन रेट है, हो सकता है कि 100% पे इन्फ्लेशन चला जाए, तो गरीब तो तबाह बर्बाद हो चुका है। गरीब क्या, मिडिल इनकम भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो हमें तो ये सोचना भी नहीं चाहिए। इस किस्म का बड़े बेस के भयानक मंजर होते हैं। हम जैसे 225 मिलियन न्यूक्लियर पावर मुल्क अगर डिफॉल्ट करे तो उसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होगी। डॉक्टर साहब मुख्तसर से ब्रेक लेने दीजिएगा, इजाजत दीजिएगा। ब्रेक से वापस आऊंगी तो हम टोटली इस पर डिपेंड कर रहे हैं आईएमएफ की उस किस्त पर जो वो जारी शायद करे अगले आने वाले दिनों में। लेकिन वो किस्त कितनी है? अगर वो 1.1 बिलियन है तो क्या वो सफिशिएंट होगी, और वो कितने अरसे के लिए हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकेगी, और क्या उससे मुकम्मल डिफॉल्ट में जाने का जो खदशा है या खतरा है वो टल जाएगा? सर एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो आपसे जानूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल छोड़ के गई थी, आईएमएफ पे डिपेंड कर रहे हैं, आईएमएफ की किस्त मिल भी जाती है तो कितना अरसा हमें डिफॉल्ट के खतरे से बचा सकती है, और कितने अरसे की ऑक्सीजन होगी वो? देखिए, इफ एवरीथिंग गोज वेल, वक्त पे हो जाए सारी चीजें, तो हमें, मेरा अपना ख्याल है कि मार्च के आखिर में या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमें 1.1 या 1.2 बिलियन डॉलर के किस्त जो है आईएमएफ से हमें मिलेगी। वो क्या होगा? वो पैसा दो नफलों की मार होगी हमारे लिए। लेकिन वो ये होता है कि जो दूसरे इदारे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने कंडीशन लगा दिया है कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम में आपका अगर कंटिन्यू करता है तो हम आपको पैसे देंगे, तो वो दरवाजे खुल जाते हैं, तो आपको और जगहों से पैसे आने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन आईएमएफ का पैसा तो दो किस्तों की मार है, वो कोई भी डेट की पेमेंट आएगी वो एक झटके में साफ हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये एक हौसला होता है कि नहीं, चलो इसके पीछे आईएमएफ खड़ा हुआ है, इसलिए ये मुल्क कभी डिफॉल्ट फर्दर डोर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। एक चीज थोड़ा सा इससे हटकर शायद आपको लगे, मगर सीपैक के हवाले से, जब सीपैक आ रहा था तो मुल्क में खुशहाली आएगी, मुल्क में ये होगा वो होगा, अभी हम बड़ी स्पेकुलेशन देख रहे हैं ओवर सोशल मीडिया स्पेशली कि सीपैक जो है वो रोल बैक हो गया, वो खत्म हो गया। इसमें क्या हकीकत क्या है सर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया मैडम। मैं भी पिछले कोई 4-5 दिनों से मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। देखिए, मैंने अभी एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है लिविंग अंडर हाइब्रिड वॉर।
और वो किताब अभी दिसंबर 2022 में पब्लिश हुई है। उसका एक चैप्टर है मीडिया वॉर पे। मीडिया वॉर जो है एक इंस्ट्रूमेंट है हाइब्रिड वॉर का, और मीडिया वॉर में सबसे जो अहम रोल प्ले करता है ये आपका सोशल मीडिया या आपका सेल फोन है, जिसके जरिए से आप दुनिया को फैलाते हैं आप। और इसी में मैंने देखा कि चाइना के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबरें फैलाई गई हैं। मेरा ख्याल है कि ये उसी प्रोपेगेंडा वॉर का एक हिस्सा है। हकीकत बिल्कुल ऐसी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के और चाइना के जो ताल्लुकात हैं ये बड़े स्ट्रेटेजिक नेचर के हैं, और ये आज के नहीं हैं, ये लेट 60s से हमारे ताल्लुकात इतने गहरे हैं कि इसमें दरारें नहीं पड़ सकती हैं। ये हुकूमत के आने और जाने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी एक परमानेंट नेचर है इसमें, और दोनों मुल्क इस पर मुत्तफिक हैं कि हम दोनों के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं ये आगे बढ़ते रहेंगे। आप देखें कि अभी हमने जो सीपेक का हवाला दिया गया है, हमने 2 डिवीजन आर्मी इसके लिए सीपेक के प्रोजेक्ट्स को सिक्योर करने के लिए, जिसमें जो 4 चाइनीज काम कर रहे होते हैं उनको सिक्योर करने के लिए हमने 2 डिवीजन आर्मी क्रिएट की है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आज तक आपने नहीं देखा कि उस सीपेक रिलेटेड प्रोजेक्ट पे कोई अटैक हुआ हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीपेक से रिलेटेड जो चाइनीज काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल सेफ है। जहां जहां चाइनीज पे अटैक हुए हैं वो नॉन सीपेक से रिलेटेड है। इसके अलावा भी और मैं बता दूं कि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो इंटरनेशनल फोरम पे भी हम आपस में मिल के सारी चीजें करते हैं। आपको एक और भी बता दूं, अभी पाकिस्तान ने, एक मिनट ठहर जाए मैडम, एक मिनट ठहर जाए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया, मुझे इसके जवाब मुकम्मल होने दे क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने चाइना को OIC के मेंबर, OIC में एक ऑब्जर्वर का स्टेटस दिलवाया है, डिस्पाइट के हमारे बहुत सारे मुसलमान ममालिक जो थे वो मुखालफत कर रहे थे। इसके बावजूद पाकिस्तान ने चाइना को ऑब्जर्वर का स्टेटस दिलाया है OIC में, जो आइगोर से रिलेटेड बहुत सारे जो अफवाहें फैलती रहती हैं उसके हवाले से। तो ये पाकिस्तान ने चाइना के लिए किया इंटरनेशनल फोरम पे। इसी तरीके से पाकिस्तान और चाइना इंटरनेशनल फोरम पे जो है हम जितने भी रीजनल या ग्लोबल इश्यूज हैं हम इसमें कोऑर्डिनेट करके हम फैसला करते हैं। 99% जो हम फैसला करते हैं UN में हम मिल के करते हैं वहाँ पर। तो ये हमारे एक स्ट्रेटेजिक नेचर के ताल्लुकात है। आज भी देखें, अगर हम एक मिसाइल पावर हैं या जहाज हम बना रहे हैं तो हम मिल के ही बना रहे हैं ना। तो वो मुल्क जो है सर, माजरत के साथ मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, मेरे पास कम है। वन लाइनर आपसे जानूंगी, ये IEA की जो अथॉरिटी है उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया है, अब उसके हवाले से भी बड़ी स्पेकुलेशन है, इनका एजेंडा क्या है मुल्क में? सर अगर प्लीज शॉर्ट आंसर कर सके। ये भी उसी का एक हिस्सा है। अगर आप इस पे ये भी उसी मीडिया वॉर का हिस्सा है। मैंने भी देखा, मुझे बड़ी हैरानी भी हुई है। देखें, इसमें मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 आपके बड़े पावरफुल अखबार हैं जो मिडिल ईस्ट से निकलते हैं, उनके अगर आप स्टेटमेंट देख लें तो ये जो आए थे ये एक नॉर्मल विजिट होता है इनका। इससे पहले भी 2014 में आए थे, ये 2019 में आए हैं या अब भी आए हैं। ये उनका एक नॉर्मल सा विजिट होता है। इन्होंने उसमें अपने विजिट में जो उनका प्रेस रिलीज जारी, जो स्टेटमेंट दिया है, जो हमारे बाहर के अखबारात में छपा है, उन्होंने बड़ी तारीफ की पाकिस्तान की कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत सेफ है और इसमें और ये इसके जो तो हमें तो इसमें 2 ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इशफाक हसन साहब, और बड़ी कैटेगोरिकली उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ और एज फार एज डिफॉल्ट स्टेटस इज कंसर्न तो उन्होंने कहा है कि उसमें ऑफिशियली गवर्नमेंट को अनाउंस करना पड़ेगा, लेकिन वजीर दिफा को नहीं, वजीर खजाना को। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा पॉलिटिकल गुफ्तगू भी करेंगे, पॉलिटिकल बात भी करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट होंगे, हुमायूं अख्तर साहब PTI के सीनियर रहनुमा, सीता सरदार लतीफ खोसर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक गवर्नर। वापस आते हैं जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं अख्तर खान साहब, रहनुमा हैं PTI के सीनियर रहनुमा हैं, और सरदार लतीफ़ खोसर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर गवर्नर पंजाब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों के इल्म में होगा कि जो आज ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान, एतराफ़, इंकशाफ, आप उसको जो भी कह लीजिए, बावजूद इसके कि उनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ज़रा चाहती हूँ
कि आपको और अपने नाजरीन को एक दफ़ा फिर वो सुना दूँ वो क्लिप कि ख्वाजा आसिफ साहब आज क्या कह रहे थे। हमारे मुल्क के इस वक्त हालात हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। लेकिन उससे पहले हमें वजीर खजाना साहब क्या बताते रहे, क्या सिखाते रहे, क्या समझाते रहे, उसको भी देखते हैं। कोई डिफॉल्ट का चांस नहीं है। कैंपेन के तौर पे ये पेश किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, कुछ डिफॉल्ट हो चुका है कि अपने मुल्क को बदनाम करते हैं और बदनाम करने की जो सर फहरिस्त है वो इमरान खान न्याजी साहब खुद हैं। अल्लाह न करे ये कभी पाकिस्तान अलग से डिफॉल्ट नहीं करेगा। ये डिफॉल्ट का जो एक गर्दान पड़ी जा रही है ना पिछले 4-5 महीने से, खुदा के लिए इसको बंद करें। यू आर कॉजिंग हार्म टू पाकिस्तान इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो कौन से डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं? हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। इसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है और वाज़े एक बयान की ज़रूरत है कि स्टेटस सिस्टम पाकिस्तान का है क्या। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का कारकुनान का जेल भरो तहरीक का शेड्यूल जारी हो गया है और तीसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने सदर के सवाल जो खत लिखा था उसका जवाब है इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा मसला मुल्क का यही बन चुका है। दोनों शख्सियात को प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मैं कोई सवाल अपने नाजरीन के और आपके सामने रख देती हूँ जिसपे आज हमें प्रोग्राम करना है और आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी कि आप उसके जवाब दे दें। मुल्क दिवालिया हो चुका, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एतराफ, बाज़ाब्ता हुकूमती ऐलान या जाती हैसियत में दिया गया बयान, क्या समझा जाए। सब तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए जेल भरो तहरीक का शेड्यूल जारी। जेल भरो तहरीक का आगाज खान साहब की बजाय कारकुनान से ही क्यों। सवाल नंबर 3, 2 सूबों में इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन का सदर पाकिस्तान के खत का जवाब। सदर के पास इख्तियार है, इसका भी एतराफ। सदर पाकिस्तान के फैसले पे मनो अमल होगा या मामला एक बार फिर अदालतों में जाएगा। जी हुमायूं साहब, जरा मुझे क्योंकि हुकूमत में है सरदार लतीफ खोसा साहब, तो अगर आपकी इजाजत हो खोसा साहब से बात का इस तरह से आगाज करूं। खोसा साहब, क्या आपको पता है, क्या आपके इल्म में है कि आप इस वक्त एक दिवालिया हो जाने वाले मुल्क में रहने वाले शहरी हैं और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है? क्या आपके इल्म में है? देखें, एक बात तो ये है कि ये पीडीएम की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। हम हुकूमत में ज़रूर हैं लेकिन हम पीडीएम में नहीं हैं। तो इसलिए हम इनकी जो बातें हैं, इनकी कन्फ्यूजन जो है, अब ख्वाजा आसिफ साहब कुछ कह रहे हैं और इसहाक डार साहब कुछ और बिल्कुल कह रहे हैं और वो कहते हैं कि जो इस तरह की बात करेगा वो भी पाकिस्तान का दुश्मन है जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। अब ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, इसको मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूँगा इसको। और आसन इकबाल साहब ने भी कुछ इसी किस्म की बात की थी कि जी ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं जो कहें कि डिफ़ॉल्ट करना पाकिस्तान जा रहा है। लेकिन हकीकत ये भी है कि ख्वाजा आसिफ ने जो बात कही है वो भी करीब करीब है, क्योंकि अगर आप जो फिंच की जो रेटिंग जो दी है CCC- में चला गया है पाकिस्तान, वो भी डिफ़ॉल्ट के दहाने पर लाकर खड़ा कर रहे हैं जो एनालिस्ट हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं चाहे वो बाहर के हैं एनालिस्ट, वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ इन अ प्रिकेरियस कंडीशन सो फार एज इकोनॉमी इज़ कंसर्न। तो हमें होश के नाखून लेना पड़ेंगे, हमें सबको मिलकर बैठकर इस मुल्क को जो है दिवालियापन से बचाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा और अपनी ईगो से उतरना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी इसमें जितनी सूरत के साथ सभी मिलकर बैठे, हमने पहले दिन भी कहा था आइए मिसाके मईशत करें, खुदारा मुल्क जो है डूबते हुए को मिसाके मईशत की ज़रूरत है। आप सारे मिल बैठकर इसका हल निकालें। ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं आपसे वन लाइनर एक बात जानना चाहती हूँ। आप कहते हैं पीडीएम की हुकूमत है, हमारी हुकूमत नहीं है, हम उसके इत्तेहादी हैं। आप उसके हम इत्तेहादी हैं, ठीक है, आप पीडीएम में नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप बरीउज़्ज़मा हैं इस तमाम चीजों से। मतलब अगर मुल्क दिवालिया हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी आप लेने को तैयार नहीं है और पूछने को भी तैयार नहीं है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो कैसे कह रहे हैं? स्टेटस तो जाने सर, किस मुल्क के शहरी हैं आप? कैबिनेट में बिल्कुल ये करेंगे जो कैबिनेट में होगा, या अपना हमारी जो अगर कोई मीटिंग मुश्तरका होगी तो उसमें तो ज़रूर एतराज़ उठाएंगे। वगरना देखिए मोहतरम इमरान, ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर जाता है तो काबीना सारी उसकी होती है,
वो कैबिनेट ख़त्म हो जाती है। सो किसी वजीर का इंडिपेंडेंट कोई स्टेटस नहीं होता है, माँ सिवाय इसके कि वो वजीर आज़म की काबीना होती है, और लीडर ऑफ द हाउस भी इस वक्त वजीर आज़म मुस्लिम लीग नून के हैं, वो जवाब दें इन सारी चीज़ों का। हम मईशत की बदहाली के जिम्मेवार नहीं है, ये महंगाई की जो तूफान और जो सुनामी आई है बिल्कुल हम नहीं है। ये जो इसहाक डार साहब को उठा के लेकर आए हैं, इसहाक डार साहब को, उनके अपने मिफ्ता कह रहे हैं कि इसहाक डार गलत है। वो मिफ्ता को कहते हैं गलत था और ये इसहाक डार को कहते हैं गलत है। ये कोई वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हम तो जिम्मेदार ही नहीं है, हुमायूं अख्तर साहब पीपल्स पार्टी कहती है हम तो जिम्मेदार ही नहीं है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं, बावजूद उसके कि इसहाक डार साहब कहते हैं कि जो ये बात भी करेगा वो मुल्क दुश्मनी करेगा, लेकिन वो बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। आपकी क्या राय है सर? देखिए, टेक्निकली डिफॉल्ट होती है अगर जो हमारी फॉरेन ऑब्लिगेशंस हैं, मल्टीलैटरल बायलैटरल लोन ऑब्लिगेशन या बॉन्ड्स जो हमने इशू किए हुए हैं या कमर्शियल डेट लिया हुआ है, उसको हम अदा ना कर सके। वो पाकिस्तान अभी तक ये नौबत नहीं पहुंची। हाँ, हमारी मैसिव किस्म की इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ तक कि रॉ मटेरियल जो हमारी इंडस्ट्री को चाहिए उसकी इंपोर्ट भी बंद है, खाने पीने की अशिया की भी इंपोर्ट्स बंद हैं। वो बिल्कुल एक रिस्ट्रिक्टेड इस वक्त ट्रेड की सूरत हाल है, जिसकी वजह से ये टेक्निकल डिफॉल्ट जो है वो अभी तक रुका हुआ है। लेकिन ये देखिए, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी पहले तो पार्टियां करती थी, अब पार्टी के अंदर ही इल्ज़ाम तराशी हो गई है या कोalition पार्टनर्स के अंदर हो गई है। मेरी गुजारिश ये है कि इन चीज़ों को छोड़िए। ये जो हम पिछले 20 साल से जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है कि 3 साल IMF का पॉलिसीज अपनाओ, उसके बाद 2 साल जो बकाया हुकूमत के रह गए उसमें फ्री फॉर ऑल करो ताकि अगली हुकूमत आके फिर IMF के पास दौड़ी जाए, ये वक्त अब खत्म हो गया है। मैं आपको बताता हूँ क्यों खत्म हो गया। वी हैव पाइल्ड डेट ऑन डेट, दिस वी कैन नॉट डू एनी मोर एंड आई विल टेल यू व्हाई। पिछले फिस्कल ईयर में हम नेट फेडरल रेवेन्यू जब हमने अपना डेट सर्विस सी सिर्फ अदा किया तो 85% वाज गॉन। सूद अदा करने पे 85% जा चुका था, अब शायद 100% तक पहुंच चुका हो। हमारे पास अब इतनी इनकम भी नहीं है कि हम सूद अदा कर सकें, इसलिए ये IMF का प्रोग्राम होना तो बहुत जरूरी था। इमरान खान ने भी कहा था कि IMF का प्रोग्राम जरूरी है, लेकिन ये IMF का प्रोग्राम जब हो जाएगा और 30 जून को खत्म हो जाएगा तो इस मुल्क को एक सारी दुनिया में एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, अंदरूनी और बैरूनी कर्जे की जरूरत है। तकरीबन $300 बिलियन हमारा अंदरूनी बैरूनी कर्जा है, जो कि तकरीबन हमारी GDP के बराबर हो चुका है। ये हमें रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, इसीलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक नया मैंडेट चाहिए। जो भी अवाम अलग करे वो आके दुनिया से ये रिस्ट्रक्चरिंग के मामला तय करे। ठीक है, लेकिन बात वही है कि किसी के पास भी हालात ये हैं कि इससे जादू की चिड़ी नहीं है कि कोई भी आएगा तो पाकिस्तान की मईशत सही कर देगा, लेकिन बहरहाल जो अवाम का मैंडेट है जो भी आए वो लेना जरूरी है। हुमायूं तो साहब, मैं जरा आगे बढ़ती हूँ, मैं फिर खोसा साहब की तरफ आऊंगी। शेड्यूल जारी किया है PTI ने कारकुनान के लिए जेल भरो तहरीक का, तो ये इमरान खान साहब का शेड्यूल कब जारी होगा? वो कारकुनान से पहले गिरफ्तारी देंगे, बाद में देंगे या देंगे ही नहीं? अभी तो शेड्यूल जारी हुआ है। पहले तो क्या नहीं, खोसा साहब माजरत, खोसा साहब एक सेकंड, ये इनका जरा जवाब ले लूं फिर आपसे के पास आते हैं सर। जी बिल्कुल। आप देख रही हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि मुल्क का दिवालिया निकल चुका है, लेकिन हुकूमत के पास इतना टाइम है कि छोटे छोटे मुकदमात के इलेक्शन कमीशन के बाहर आपने मुजाहरा किया तो उस पे आप पे टेररिज्म का मुकदमा हो जाए, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की तो सेडिशन का हो जाए, और अदालतें 2-2, 3-3 दिन में वो मुकदमे खत्म कर रही हैं। इनसे फुर्सत नहीं है। इमरान खान साहब पे ये जितने केस हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, वो अपने तमाम लीगल ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किसी पे केस अगर है या नहीं है, हम सब इकट्ठे होकर जिसमें इमरान खान साहब शामिल होंगे, हम सब बुध वाले दिन से जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे जिसमें इमरान खान और बाकी तमाम लीडरान शामिल होंगे। देखिए, हमें कोई शौक नहीं है कि इस वक्त ये मैं आपकी बात से ये अक्स करूं कि वेडनेसडे को जब जेल भरो तहरीक का आगाज होगा तो सबसे पहले इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी देंगे।
देखिए, मैं नहीं कह सकता और ना ही हम ये प्रोग्राम बताते हैं पहले इमरान खान का, लेकिन इमरान खान इस जेल भरो तहरीक में बिल्कुल सब शाना बशाना सबके साथ खड़े हैं। खड़ा होना तो अलग बात है ना सर, गिरफ्तारी देंगे नहीं देंगे। मैं एक गुजारिश और करूं, देखिए ये अब हमारी प्रोएक्टिव पार्टी है, हम एक्टिवली आगे मूव करते हैं पीसफुल तरीके से। हम ये समझ रहे हैं, देखिए नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो या होगी नहीं होगी, या सिंध असेंबली या बलूचिस्तान, वो अलग बात है। केपी और पंजाब असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉक इज टिकिंग एंड दैट इज व्हाई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक जो स्टेट फंक्शनरीज हैं बदकिस्मती से और कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं वो डेली कर रहे हैं और लग रहा है कि वो अपनी आईनी जिम्मेवारियां पूरी करने को तैयार नहीं। इस वजह से हम उस चीज की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए ये जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमें इक़्तिदार दे दिया जाए, हमारा मकसद ये है कि एक फ्रेश मैंडेट के साथ नई हुकूमत आए जो इस मुल्क के इक्तिसादी मसाइल हासिल हो जाए, मुल्क में इलेक्शन हो जाए, लेकिन उससे पहले जो जेल भरो तहरीक का सर आपने अनाउंस किया है उसकी क्लैरिटी बड़ी जरूरी है, उसकी क्लैरिटी बड़ी जरूरी है, क्योंकि खुद फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि अगर लीडर गिरफ्तारी नहीं देगा तो फिर तो कोई तहरीक चलती नहीं है। मैं ब्रेक से वापस आती हूँ, फवाद चौधरी साहब का वो क्लिप भी चलाऊंगी, उसके बाद जरा खोसा साहब से बात करूंगी कि इसका तरीक़ा क्या है और क्या ये सिविल नाफरमानी की उसमें जिम्रे में आती है, किस तरह से होता है। बात करते हैं जिन्हें से प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक पे जाने से कबल हुमायूं के साहब से बात करने की कोशिश ये कर रही थी जब आपके कारकुनान की जो गिरफ्तारी है उसका शेड्यूल आ गया है जेल भरो तहरीक पे। इमरान खान साहब गिरफ्तारी कब देंगे, उनका कहना है शाना बशाना तो खड़े हैं, गिरफ्तारी भी देंगे लेकिन हतमी नहीं होगा कि कब देंगे। इसी हवाले से जब हमने खोसा साहब फवाद चौधरी साहब से सवाल किया था तो क्या उन्होंने इसका जवाब दिया था, कोई सुनते हैं फिर आप इस पर जरा कॉमेंट कीजिएगा। जेल भरो तहरीक कब से शुरू कर रहे हैं और खान साहब भी इसमें गिरफ्तारी देंगे और जो जमानतों की दरख्वास्तें हैं वो भी वापस लेंगे, जमानतें कैंसिल कराएंगे? बिल्कुल जाहिर है, हम जो जेल भरो तहरीक है वो इंशाअल्लाह ताला इस वक्त जो है वो हजारों लोग जेल भरो तहरीक का खुद को रजिस्टर करा चुके हैं। ये हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल का, अगर वो शेड्यूल नहीं देते, अगर इलेक्शन को डिले करने की कोशिश की जाती है तो फिर देखिए आइन को बहाली की तहरीक चलानी पड़ेगी। खान साहब गिरफ्तारी देंगे? बिल्कुल खान साहब गिरफ्तारी देंगे। खान साहब की गिरफ्तारी के बगैर, लीडरशिप की गिरफ्तारी के बगैर तो जाहिर है कि तहरीक नहीं चल सकती। सो ये तहरीक शुरुआत ही वहीं से होगा। तो जो जमानतों की दरख्वास्तें हैं वो जी वो भी कैंसिल कराएंगे पहले? बिल्कुल वो भी कैंसिल कराएंगे, जमानतें भी कैंसिल कराएंगे। इमरान खान साहब भी गिरफ्तारी देंगे लेकिन कब देंगे, क्योंकि जो शेड्यूल आया है उसके मुताबिक 22 फरवरी से 200 करके कारकुनान जो है वो अपनी गिरफ्तारियां देंगे। सर ये जरा बताएं जरा इसका माजी कोई तारीख हमारे मुल्क की जेल भरो तहरीक की, उसके बाद ये जो तरीक़ेकार कि 200 लोग जाएंगे, क्या इसमें सिविल नाफरमानी होती है? वो कहेंगे हमें गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नादिया ये बहुत बड़ा एक मजाक है कि क्या ये लोग जाएंगे और जेल सुपरिटेंडेंट वहाँ हार लेकर और खड़ा होगा और दरवाजे खोल दिए जाएंगे जेल के और कहेंगे आइए बिस्मिल्लाह आपको हम अंदर लेके जाते हैं और वहाँ इनको बंद कर देंगे। अरे भाई इस तरह से जेल में नहीं जाया जा सकता। कोई जुर्म करेंगे तो फिर आपकी गिरफ्तारी होगी, तो फिर आपको पाबा सलासल किया जाएगा। ये जेल भरो एक यानी उस ज़माने में तो कॉलोनियल दौर में तो होता था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ या किसी आपने जो है गासिब जो फ़ौज है या कोई हुक्मरान आया है और उसके दौर में तो कोई हुआ है तो जेल भरो तहरीक की चले कोई समझ आती है। लेकिन क्या इस तरीके से आप जेल भरो तहरीक जो है आपके लिए कोई मुमकिन है? किस कानून के तहत आपको जेलर आपको जेल के अंदर बंद करेगा? एक तो कोई कानून नहीं है। जुर्म करना जरूरी है। जी जुर्म करना जरूरी है, बिल्कुल जाहिर है कानून। और फिर ये कहते हैं कि कानून को हम हाथ में नहीं लेंगे, आइन और कानून के दायरे के अंदर पुरअमन तरीके से हम जो है हम कोई तकरीबकारी इस मुल्क में पता तक नहीं टूटेगा गिरेगा वगैरह वगैरह। तो अगर इतने ही आप बाअसूल और कानून और आइन के पासदारी करने वाले हैं तो फिर आप जेल में एक बंदा भी भेज नहीं सकते
तावक्ते कि वो किसी जुर्म की पादाश में उसके खिलाफ पर्चा कटा हुआ ना हो, या जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं हम अपनी ज़मानतें वापस ले लेंगे या मनसूख करवा लेंगे या मुचल के जो है निकलवा लेंगे। हाँ, उन लोगों को जिनके खिलाफ मुकदमात हैं वो अपनी ज़मानतें की दरख्वास्त वापस लेकर उनको गिरफ्तारी तो मुमकिन है, वो तो गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारी ये जो कहते हैं जेल भरो तहरीक, ये मुमकिन ही नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। सर वो तो ठीक है खोसा साहब, वो तो ठीक है, लेकिन इनको इस तहरीक से भी बचाए ना। मुल्क का हाल हो रहा है, ख्वाजा से सिर्फ कह रहे दिवालिया हो गया, आप लोग इलेक्शन कराने के मूड में नजर नहीं आती हुकूमत। इलेक्शन कमीशन जो है वो मुख्तलिफ तावीलें दे रहा है, सदर उसको खत लिख रहे हैं, फिर वो हो रहा है। सर ये क्यों, ये पॉलिटिकल सर्कस क्यों? आइन की आप बात करते हैं, आइन ही तो कहता है 90 दिन के इलेक्शन पे, इलेक्शन से क्यों भाग रही है हुकूमत? नादिया तुम्हें आपको किसने कहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बाकायदा स्टेटेड मौक़िफ़ है, ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि हम आइन के दायरे के अंदर रहते हुए हम चाहेंगे कि 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने हैं, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आइनी फरीज़े को पूरा करे। और ये आइन जो कहता है, कभी तो हुकूमत पर डालता है कि हुकूमत मुझे ना तो पुलिस देने को तैयार है ना पैसा देने को तैयार है, और ये फरमाते हैं कि जी अफवाज पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम अपने रेंजर्स और अपने फौजियों को बागुजार नहीं कर सकते, और अदलिया कहती है कि मैं सिविल जज और सेशन जज नहीं दे सकती रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर। ये जो हैं बहाने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल आइन के मुतसादिम हैं। आइन के आर्टिकल 218, 220 के ताबे इलेक्शन कमीशन हर इदारा उसके ताबे है कि वो जिसको चाहे इलेक्शन ड्यूटी पर तफवीज़ करे, और जिसको वो हुक्म दे जो दरकार है, जो चीज़ें वो इलेक्शन कमीशन की आइनी फ़राइज़ में शामिल है, और उस पर कोई तसाहल नहीं कर सकता है। तो हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लियर है इस पर कि आइन के मुताबिक अच्छी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर है, लेकिन क्या वो फिर हुकूमत से पूछ रही है? और सर एक बात, आप खुद भी लॉ एक्सपर्ट हैं, मुझे एक बात बता दें कि क्या फौज जो कह रही है कि जी हम अपने लोग नहीं दे सकते सिक्योरिटी के लिए, अगर पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव, पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर, जो कि जाहिर सी बात है शहबाज शरीफ साहब या सदर ममलिकत हैं, या शहबाज शरीफ साहब उनको कहते हैं, या मिनिस्ट्री जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनको कहती है, तो क्या उनका ये इस्तेकाक है कि वो कहें कि जी हम नहीं दे रहे? देखें, ये बात पहले भी आई थी एक दफ़ा, आपको याद होगा जब अदालत, जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था, उसमें मैं नहीं जाता किसने किया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ तो सजाद अली शाह साहब ने अपना एक ख़त लिख के भेजा था और कहा था कि मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो वो जो है भेज दी गई थी इंटीरियर मिनिस्टर को उनकी जो है रिक्वेस्ट, और जब उन्होंने कहा कि मुझे फ़ौज पहरा मेरा दे, तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया गया था, जिसका फ़ैसला काबीना करती है। तो ये हमारे जो उसमें है, सदर, चूँकि मैं खुद गवर्नर रहा हूँ, ये एक सरबराही जो है ओहदा मनसब होता है, सदर का हो या गवर्नर का हो, वो फिर भेजते उसी मुताल्लिका महकमे को भेजते हैं, और वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ही उसका काबीना के अंदर फैसला करते हैं, बजाते ही सदर पाकिस्तान का अख्तियार या गवर्नर का नहीं होता। ठीक है। हुमायूं अख्तर साहब, जब ये सवाल हुआ था फवाद चौधरी साहब से कि कब करेंगे, उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार है, अगर उसने नहीं जारी किया तो अभी तो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन की मुलाकात होनी है सदर मुमलिकत से। वो जो आज खत लिख रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि जी आपको ये इख्तियार हासिल है और हम आपसे अब मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर है, तो फिर ये थोड़ा सा जल्दी नहीं आप लोगों ने शुरू कर दी? थोड़ा सा और इंतजार किया जा सकता था सर। देखिए, अभी ये जो टाइम फ्रेम है ये किसी के हाथ में नहीं रहा, ये एक आईनी तकाजा है। दी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉक इज टिकिंग, और क्योंकि ये फवाद चौधरी ने चंद दिन पहले बात की थी, आज तो किसी किस्म की कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होगा, फिर उन्होंने कहा है जी कि हम पुरजोर तरीके से दिफा करेंगे अपने व्यू का। ये क्योंकि दिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉक इज टिकिंग, दैट इज व्हाई इसमें वेरी लिटिल टाइम इज लेफ्ट, दैट इज व्हाई वी हैव मेड आवर मूव। अच्छा हुमायूं तो सर, तो अब सदर के पास ये इख्तियार है कि अगर गवर्नर नई तारीख का ऐलान करता तो सदर मुमलिकत कर सकते हैं,
तो अगर सदर मुमलिकत कर लेते हैं इस चीज का, क्योंकि उन्होंने बुलाया है प्रेसिडेंट हाउस में, मीटिंग हो जाती है, तारीख का ऐलान सदर मुमलिकत कर देते हैं, तो फिर भी आपको लगता है कि इस पे मनो अमल नहीं होगा, बल्कि शायद इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालतों में जाए? देखिए, मैं ना तो वकील हूं ना जज हूं। खोसा साहब तशरीफ रखते हैं, ये सवाल उनसे पूछें कि किसका इख्तियार है किसका नहीं है। आई थिंक I throw back this question to Khosa साहब if you don't mind. उनको बेहतर पता होगा टेक्निकलिटीज का। ठीक है खोसा साहब, अब आप मुझे बताएं कि सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है, आइन के आर्टिकल 57 ये कहता है, गवर्नर्स या सदर मुमलिकत। अब सदर मुमलिकत ने बुला लिया, सदर मुमलिकत उनको कह देते हैं कि जी आप इस पे इलेक्शन की डेट दें, या वो डेट दे देते हैं कि इस पे आप इलेक्शन कराएं। फिर इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं, कराने के हवाले से भी और ना कराने के हवाले से भी? देखिए, जो दफ़ा 57 जिसका आपने जिक्र किया है वो बेसिकली जो है जनरल इलेक्शन की बात करता है। जनरल इलेक्शन जो है वो सदर पाकिस्तान जो है वो अलबत्ता इसलिए कि सूबाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो गवर्नर करता है। अब गवर्नर चूँकि वफाक का नुमाइंदा होता है, वो सदर पाकिस्तान का अब 18वीं तरमीम के बाद नहीं रहा, बल्कि वो वज़ीर आज़म का वो जो है बुनियादी तौर पर उसकी मशावरत पर सदर उसका पाबंद होता है। सो बुनियादी तौर पर वो वज़ीर आज़म का एक किस्म का या वफाक का नुमाइंदा होता है, और वफाकी हुकूमत जो है वो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिफ़ाइन कर दिया। तो गवर्नर का रोल जो है वो एक यहाँ जो है सरबराही उसका रह जाता है। मगर मैं समझता हूँ सदर पाकिस्तान ने सही किया है, क्योंकि इस वक्त एक स्टेट ऑफ इम्पैसे क्रिएट हो गई है। तो सदर पाकिस्तान का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो जनरल इलेक्शन के लिए हिदायत दे सकते हैं और वो मुकर्रर कर सकते हैं, तो फिर जनरल इलेक्शन ये भी एक सूबे का जनरल इलेक्शन है एक किस्म का, अगरचे जनरल इलेक्शन की कनोटेशन मरकज़ में होती है, क्योंकि ये पहली दफ़ा एक सिचुएशन हमारे यहाँ आई है कि सूबे अलहदा हो रहे हैं और वफाक जो है वो अलहदा हो रहा है, वरना हमेशा इकट्ठे इलेक्शन होते रहे हैं। सिवाय एक मरतबा के जब पीपल्स पार्टी का एक दिन का फ़र्क था, तो वो बाइकआउट जब उन्होंने किया वो था, तो भुट्टो साहब के सूबाई उस पर कोई भी पोलिंग पर नहीं गया था, तो वो इसलिए एक क्योस क्रिएट हुआ था। अब भी एक क्योस क्रिएट होने जा रहा है। अगर 2 सूबों के इलेक्शंस पहले हो जाते हैं, तो फिर अगर 4 महीने या 3 महीने या 6 महीने के बाद ऊपर के इलेक्शंस होते हैं, तो फिर ये 2 सूबाई असम्बलियाँ 5 साल के लिए मौजूद होंगी और हुकूमतें मौजूद होंगी। तो क्या फिर न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप जो मरकज़ में बनेगा, क्या वो मौसर तरीके से न्यूट्रलिटी को इंश्योर कर सकेगा? क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शन फिर होना मुमकिन होगा जब पंजाब हुकूमत किसी और की होगी, या सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो है हुकूमत किसी और के पास होगी, तो वहाँ का जो है 2/3 से ज़्यादा तो फिर जो है मुतासर होंगी, मरकज़ की नेशनल असम्बली की सीटें भी मुतासर होंगी। तो ये एक कन्फ्यूजन ऐसी होगी जो तसलसल से एक बेयकीनी की कैफियत को जारी और सारी रखेंगी, और इसका नतीजा ये होगा कि हारने वाला फिर धांधली की रट लगाएगा, रोएगा, और फिर एक जो है बेयकीनी की कैफियत होगी, और फिर पॉलिटिकल मैं इस पे आपका जरा हुमायूं अख्तर साहब का इस पे कमेंट ले लूं। हुमायूं अख्तर साहब, जो इनके कंसर्न्स हैं वो काफी वैलिड है कि जब फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे वफाक में और सूबों में आप किसी की और की हुकूमत होगी, तो फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी पे इलेक्शंस की अगेन क्वेश्चन मार्क होगा। हमने इसीलिए शुरू में भी आपको याद, दिसंबर में हमने एक हफ्ता दिया था कि वफाकी हुकूमत फैसला करे जल्दी इलेक्शन कराने का। अभी भी हमारी ख्वाहिश ये है, कोई रुकावट नहीं। आप अगर एक वक्त में इलेक्शन चाहते हैं तो आप नेशनल असेंबली को और पंजाब की सिंध की असेंबली को, बलूचिस्तान की डिसॉल्व कर लीजिए, एक वक्त में इलेक्शन हो जाएगा। इसमें हमने तो कोई रुकावट नहीं डाली हुई। दूसरी एक बात यह है कि खोसा साहब को मालूम है कि ये जो केयर टेकर्स की क्लॉज थी, गालिबन 2003 में ये 17वीं तरमीम के तहत आई थी। ये ओरिजिनल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में जो फादर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनके माइंड में ये क्लॉज नहीं थी। ये बांग्लादेश को देख के हम क्लॉज लाए थे, और बांग्लादेश में तो ये क्लॉज टोटली नाकाम हो गई, क्योंकि जिन 2 पार्टियों को रोकने के लिए केयर टेकर्स लाए गए थे,
और सुप्रीम कोर्ट के जज को लाया गया था, वो दोनों पार्टियां इलेक्शन में वापस आ गई। ये कोई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये जो पर्टिकुलर केयर टेकर्स क्लॉज है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच हुमायूं का साहब। लतीफ खोसर साहब, आपका भी में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्विक जो इलेक्शन कमीशन ने सदर को खत लिखा है उसमें उन्होंने थोड़ा सा जो कंसर्न अपना शो किया है कि उन्होंने कहा है कि सदर मुमलिकत के खत में बेहतर अल्फाज का चुनाव किया जा सकता था, आईनी इदारे को मुखातिब करने के लिए बेहतर चुनाव जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना सदर मुमलिकत और गवर्नर्स के इख्तियारात है। सदर मुमलिकत ही कौमी असम्बली तहलील और आम इंतखाबात का ऐलान करते हैं और ये आम इंतखाबात ही होंगे अगर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं, अगर होते हैं। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।